नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमावत मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अपना टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित अपन ने 3 पॉइंट अब तक करवा चुका था मैं, या 3 पॉइंट अपन पढ़ चुके थे। पहला अपन ने देखा था अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल, और तीसरा विश्व की झीलें। ये 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, अगर आपको तीनों टॉपिकों में से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे अपन ने तीनों टॉपिक में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में, वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल में जो प्रमुख स्तर है उनके बारे में, गैसों का जो वितरण है उसके बारे में इसके अंतर्गत अपन ने देखा। और विश्व की झीलों के अंतर्गत अपन ने देखा कि एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें, खारे पानी की, मीठे पानी की, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची झील, इन सब के बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अपन विश्व के प्रमुख महाद्वीप। दोस्तों, नॉर्मली रूप से अपन देखते हैं तो अपनी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इन 7 को अपन एक एक करके 7 महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अपन को पता है कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो अपन अभी देख लेते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनकी जो बारीकी से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाद्वीप। तो दोस्तों, महाद्वीपों की अपन बात करें तो महाद्वीप पहले नंबर पे, जैसे मान लो टोटल 7 महाद्वीप हैं। टोटल पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। टोटल 7 महाद्वीप है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि एक तो हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया यूरोप, चौथा हो गया नॉर्थ अमेरिका, पांचवा हो गया साउथ अमेरिका, और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो गया अंटार्कटिका। तो दोस्तों, इनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन से महाद्वीप की स्थिति विश्व के ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत भी आता है, भारत, चाइना, रसिया का भी भाग इसमें आता है। नॉर्मली रूप से जो बड़े देश हैं वो ये हैं। और जो एशिया का जो भाग है वो अपन देख सकते हैं कि जो ये एरिया ना, ये एशिया के अंतर्गत आता है। ये एरिया एशिया के अंतर्गत आ गया। ये सॉरी, ये एरिया एशिया महाद्वीप के अंतर्गत
आ गया। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से भारत, चीन, रशिया का भी भाग आता है इसमें, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, अपना पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जो भी ये इधर वाली कंट्री हैं ये सब एशिया महाद्वीप में आती है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की बात हो गई। अब यूरोप महाद्वीप की अपन बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जैसे इंग्लैंड आ गया, ग्रेट ब्रिटेन आ गया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये जो प्रमुख देश हैं ये यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अपन देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका, इधर ये मिस्र आ गया, नाइजीरिया, इथोपिया, केन्या, जो ये देश हैं, घाना, चाड, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। बात होती है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना आ गया, चिली आ गया, पेरू आ गया, ये प्रमुख देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। तीसरी चीज़ अपन देखते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, ये दो प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आखिरी में जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो अंटार्कटिका है ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका रह जाता है। तो ये जनशून्य प्रदेश हैं, यहाँ इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार अपन बात करें कि विश्व में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है एवं सबसे छोटा है, तो अपन क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार मैं आपको बताऊं तो क्षेत्रफल के अनुसार पहला आता है एशिया, दूसरा आ जाएगा अफ्रीका, तीसरा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, चौथा आ जाएगा साउथ अमेरिका, पांचवा आ जाएगा अंटार्कटिका, छठा आ जाएगा यूरोप और सातवां आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अपन देखें नॉर्मली तो जनसंख्या के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। तो अपने दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि विश्व सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो जनशून्य महाद्वीप कहलाता है। तो ये जो अंटार्कटिका है जो नीचे दक्षिणी भाग में स्थित है वह जनशून्य महाद्वीप कहलाता है। तो दोस्तों इसके आगे अपन देख सकते हैं कि जैसे जनसंख्या के हिसाब से अपन देखें तो जनसंख्या के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा एशिया जाएगा और सबसे छोटा जो अंटार्कटिका है नीचे की तरफ वो आ जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से अपन देखें तो पहले स्थान पर एशिया, दूसरे पे आ गया अफ्रीका, तीसरे पे आ गया उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, ये फिर यूरोप आ गया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया आ गया और जनशून्य प्रदेश में अंटार्कटिका आ गया। दोस्तों नॉर्मली अपन ग्लोब की बात करें तो दोस्तों जैसे मान लो ये ग्लोब है, जैसे मान लो ये ग्लोब है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये ग्लोब है तो इसके अंतर्गत जो ये बीच में है ये आ गई भूमध्य रेखा जिसे अपन 0 डिग्री
अक्षांश रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके। दूसरी जो अपन, जैसे मान लो कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक भाग, ऊपर वाला भाग तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 दक्षिण को अपन बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत अपन देखें तो आगे देखते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया नॉर्मली रूप से। तो ये हो गया, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों जो संपूर्ण पृथ्वी यानी जो टोटल ये ग्लोब है, इस टोटल ग्लोब का अपन क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर ग्लोब यानी कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो नॉर्मली लगभग अपन देख सकते हैं कि 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल की बात करने के बाद में अपन देख सकते हैं इसमें, तो जैसे दो भागों में हो गया ये, तो अपन देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना कितना है और इन पे जो दो भागों में बांट रही है तो क्षेत्रफल तो सेम सा होगा, यानी कि 1/2 करेंगे तो सेम सा आ जाएगा। लेकिन जो इनके क्षेत्रफल के ऊपर जो अपन जल की मात्रा और स्थल की मात्रा की बात करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। जलीय गोलार्ध, जल की अधिकता होने के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। और जो उत्तरी वाला है ये स्थल गोलार्ध कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसकी भी बात कर लेते हैं अपन कि इसको जल गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर कुल जल की मात्रा यानी कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर 70.8% तो जल, और अपन स्थल की बात करें तो ये हो गया 29.8%। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जल की बात करें तो जल तो 70.8% और स्थल की बात करें तो 29.8%। जो ये पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर 70% लगभग 71% तो जल एवं 29% स्थल भाग पाया जाता है या स्थल भाग है। तो दोस्तों स्थल भाग हो गया, यानी कि टोटल पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल भाग पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध की अपन बात करें, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, जो पृथ्वी का लगभग 43% जो 70.8% है टोटल पृथ्वी के ऊपर जल, तो इसका लगभग 43% तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी 43% तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग, और लगभग 57% दक्षिणी गोलार्ध में कुल जल का, यानी कि 70.8 जो पृथ्वी के ऊपर कुल जल है उसका 43% तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और 57% दक्षिण गोलार्ध में
पाया जाता है। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो को आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया 70.8% का, ये 43% उत्तरी गोलार्ध में, 57% दक्षिणी गोलार्ध में। अब अपन देखें कि जो 43% उत्तरी गोलार्ध में जो जल है, तो ऑफिशियली बात है कि इसके ऊपर स्थल भी होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो टोटल अगर अपन उत्तरी गोलार्ध को ले लें कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है क्या नहीं है, तो टोटल उत्तरी गोलार्ध का लगभग 60.7%, लगभग 60.7% भाग पर तो जल, और जो 39.3% भाग बच रहा है उसके ऊपर स्थल भाग पाया जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसके ऊपर 60.7% तो जल का परसेंट है, और 39.3 भाग स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो 80 पॉइंट, यानी कि टोटल जो दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्रफल है उसका 80.9% भाग पर तो जल पाया जाता है, और 19.1% भाग पर स्थल पाया जाता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध को तो स्थल मंडल या स्थलीय गोलार्ध और दक्षिण भाग को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो नॉर्मली ये चीज़ अपन को समझ में आ गई। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो विश्व के प्रमुख अपन ने महाद्वीपों की बात की, तो इसमें अपन देखेंगे कि अधिकांश महाद्वीप एवं महासागरों की स्थिति त्रिभुजाकार है। दोस्तों त्रिभुजाकार है अधिकांश महाद्वीप और महासागरों की स्थिति। जैसे अपन ये देखो, ये एक तरह से त्रिभुज हो गया, ये देखो दोस्तों, ये एक तरह से ये भी त्रिभुज की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये देखो ये भी त्रिभुज बन रहा है, लगभग ये भी त्रिभुज ही बन रहा है। यानी कि जो अधिकांश महाद्वीप और महासागरों की स्थिति त्रिभुजाकार है। तो अपन देख सकते हैं, जैसे इसको त्रिभुज मानोगे आप, तो ये महासागर ये अटलांटिक महासागर है। तो देखो ये दोस्तों, इसकी यहाँ से देखो आप, तो ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति बना रहा है, और ये भी, यानी कि अपन कह सकते हैं कि अधिकांश महाद्वीप और महासागरों की स्थिति त्रिभुजाकार है। लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे मान लो कि ये है, ये ऐसे बन गया, तो इसका आधार तो देखो, महाद्वीपों का आधार तो उत्तर दिशा में है, और देखो यहाँ पे भी उत्तर दिशा में है, यहाँ पे भी जैसे इसको पूरे को लोगे आप तो इसका भी उत्तर दिशा में, ये भी उत्तर दिशा में, यानी कि महाद्वीपों का आधार तो उत्तर दिशा में एवं महासागरों का आधार दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। तो दोस्तों इसके आगे अपन बात करें तो इसी जो विश्व के पर नक्शा है, इसी के अंतर्गत अपन देखें तो जो ये दोस्तों ये आपको दिख रही है, ये चीज़ जो ये एरिया है, ये जैसे इसको अपन दो भागों में बांट लेते। नीचे वाला तो हो गया यूएसए, ये हो गया कनाडा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ग्रीनलैंड, इसके पास में ये हो गया आइसलैंड, ये छोटा वाला भाग आइसलैंड हो गया। इसके बाद अपन देखें तो जो ये ऊपर जो है, ये है हडसन की खाड़ी, जो ये ऊपर है ना, यहाँ पे हडसन की खाड़ी हो गई। और ये दोस्तों ये जो मैंने एरिया बताया है आपका, ये भाग ये यूएसए के अंतर्गत पड़ता है, और ये अलास्का के नाम से कहलाता है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक कटमई ज्वालामुखी है, कटमई ज्वालामुखी, जिसे 10,000 धुआरों का क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ पे? कटमई ज्वालामुखी
यहाँ पे है, जिसे 10,000 धुआरों वाली ज्वालामुखी या धुआरों वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई नॉर्मली बात उत्तरी अमेरिका से संबंधित। तो उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत हैं उसमें अपन देख सकते हैं कि जो ये पश्चिमी जो अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ अपन देखेंगे कि जो ये रॉकी ROCKY रॉकी माउंटेन है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों ये जो अपन को दिख रहा है ये एरिया, ये खाली एरिया जो मैंने डॉट डॉट किया है, तो दोस्तों ये डॉट डॉट किया है ये कहलाता है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको की खाड़ी कहलाता है। दोस्तों अपन महाद्वीप एवं महासागर की बात करने से पहले ये चीज़ें इसी कारण पढ़ रहे हैं कि अपन को पता रहे कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, जो अपन को नक्शे में याद करने की में आसानी रहेगी। इससे मैं आपको नक्शे में बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको एक बार वीडियो देखने के ऊपर, जैसे मान लो कि कुछ रह भी जाए तो आप दोबारा रिवाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगी, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि जब तक अपन नक्शा याद नहीं करेंगे तब तक अपन को ज्योग्राफी पूरी नहीं आ सकती। ज्योग्राफी आ तो सकती है लेकिन नक्शे के बिना नहीं आ सकती। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, जो ये खाड़ी है ये कहलाती है मेक्सिको की खाड़ी। और जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये है पनामा नहर। पनामा नहर, ये कौन सी नहर है? पनामा नहर, जो वर्तमान में पनामा देश के अंतर्गत या इस देश के अधीन आती है। किस देश के अधीन आती है? पनामा देश के अधीन आती है। कौन सी? पनामा नहर। सॉरी। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो पनामा नहर है इसमें क्या है कि पहले लॉक सिस्टम लगा हुआ था। लॉक सिस्टम इसी कारण लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम थी, इस कारण यहाँ पे लॉक सिस्टम लगाया गया था कि जैसे कोई जहाज निकलता है तो बड़ा जहाज है तो उसको गहराई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लॉक सिस्टम नीचे की तरफ लगा रखे। तो जैसे कोई बड़ा जहाज आएगा उस लॉक सिस्टम को हटा देने से वो जहाज आसानी से इधर उधर जा सकता है। लेकिन जो छोटे जहाज हैं वो तो नॉर्मली लॉक सिस्टम में भी जा सकते थे, लेकिन बड़े से जहाज़ों के लिए इसमें लॉक सिस्टम लगाया गया है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा जो ये डॉट सा है, ये कहलाता है क्यूबा। ये क्यूबा है, ये क्यूबा है। इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और जो यूएसए का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो भी यहीं पर स्थित है क्यूबा में। इसके बाद में अपन देख सकते हैं कि जो जूम कर लेता हूँ मैं तो आपको आसानी से दिख पाएगा। जो दोस्तों ये अमेरिका का जो भाग है ये वाला, ये और ये जो वेस्ट इंडीज यानी कि ये क्या है कि कैरिबियाई के जो द्वीप हैं ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये कैरिबियाई देश कहलाते हैं ये वाले। तो दोस्तों ये कैरिबियाई देश हैं। इसके जस्ट नीचे अपन बात करें, ये जो क्षेत्र है, ये जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, सॉरी ज़्यादा हो गया, जो इसके आसपास का क्षेत्र है ये कहलाता है कैरिबियाई सागर इसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है। तो और यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका या फिर अमेरिका का जो ये भाग है, ये और जो ये कैरिबियाई द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। तो इन दोनों को फ्लोरिडा जल संधि इन दोनों को
अलग करती है, क्योंकि ये यहाँ पड़ता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा और कैरिबियाई द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है? फ्लोरिडा जल संधि, जो इसके बीच में से इन दोनों के यानी कि फ्लोरिडा और कैरिबियाई द्वीपों के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों ये क्षेत्र है जहाँ से जो अपन पवन तंत्र में पढ़ेंगे कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा है वो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से गुजरते हुए यहाँ से निकल के यहाँ तक जाती है, आगे आगे भी चली जाती है। तो ये क्षेत्र है ना, ये कहलाता है यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल ये कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये यूकाटन चैनल कहलाता है। इसका मैंने बता ही दिया है कि ये मेक्सिको की खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी, ये वाला भाग मेक्सिको की खाड़ी कहलाता है। इसके बाद अपन उत्तर की बात करें तो दोस्तों उत्तर की बात अपन करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये तो कहलाता है आइसलैंड। ये आइसलैंड कहलाता है। और जो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है ग्रीनलैंड। ये हो गया ग्रीनलैंड, जो यहाँ पर भी मानव निवास शून्य के बराबर है। और दोस्तों ये जो भाग है ये कहलाता है बेफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बेफिन की खाड़ी। ये क्षेत्र बेफिन की खाड़ी कहलाता है, जहाँ से ठंडी जलधारा, जहाँ से ये ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसके नीचे अपन देखेंगे तो ये भाग कहलाता है डेविस जल संधि। ये नीचे वाला भाग डेविस जल संधि कहलाता है। इसके बाद अपन बात करें दक्षिण अमेरिका की तरफ, तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है इसके सारे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद अपन देखें दोस्तों, यहाँ ये ब्रल हो गया, यहाँ पर था यहाँ पे था फोकलैंड। यहाँ पे फोकलैंड था, फोकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग पे फोकलैंड, इसके नाम से जलधारा भी है, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा आने के बाद में यहीं से ये जलधारा घूम के अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों पे चली जाती थी। तो इसी के कारण इसका नाम फोकलैंड द्वीप होने के कारण इसको फोकलैंड की ठंडी जलधारा कहा गया था। तो दोस्तों ये जो एरिया है जो दक्षिणी अमेरिका और फोकलैंड के बीच में स्थित है, ये जो एरिया, इसको टेराडेल फियागो कहा जाता है। और दोस्तों इसके आगे अपन बात करें तो समथिंग यहाँ से इक्वाडोर देश स्थित है। और यहाँ यानी कि इस क्षेत्र के नीचे जो ये क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है पेरू और यहाँ पे पड़ता है चिली।
पेरू और चिली। इन दोनों की सीमा के ऊपर पड़ता है आटाकामा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। इसके बाद अपन बात करें तो ब्राज़ील का क्षेत्र, ब्राज़ील देश समथिंग यहाँ से पड़ता है ब्राज़ील देश। और दोस्तों यहाँ पे अपन देखें अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे पड़ता है पेटागोनिया का मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल, जिसका निर्माण दक्षिणी अटलांटिक धारा से होता है, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा के इसका निर्माण होता है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाता है लेब्रोडोर सागर। ये वाला क्षेत्र लेब्रोडोर सागर, यहाँ पर महासागरीय घास पाई जाती है, यहाँ पर महासागरीय घास पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों ये जो कहाँ से देखो, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है भूमध्य सागर, जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, वह भूमध्य सागर कहलाता है। और दोस्तों ये जो है, ये जो उत्तरी अमेरिका अफ्रीका को यूरोप से जोड़ रहा है, ये कहलाता है स्वेज नहर। इसका उत्तरी भाग तो उत्तरी एवं दक्षिणी भाग पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज कहलाता है। दोस्तों इसके बाद अपन बात करें तो समथिंग यहाँ के समथिंग ये है लाल सागर। यहाँ पे क्या है, लाल सागर। इसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है मेडागास्कर, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में स्थित है मेडागास्कर। और दोस्तों ये जो अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर को अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि। क्या नाम है इसका? मोजाम्बिक जल संधि। दोस्तों भूमध्य रेखा के जो ये पश्चिमी भाग है ये कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ स्थित है, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों ये है कैस्पियन सागर। ये कहलाता है काला सागर, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है यूराल पर्वत। और जो ये जो काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच में जो पर्वत है वो कहलाता है काकेशस पर्वत। तो यूरोप एवं एशिया को अलग करने वाले में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर ये 4 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों अपन बात करें इसके बाद में तो ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र है। ब्रिटेन वाला क्षेत्र ये है जिसमें आइसलैंड भी आता है, आयरलैंड भी आता है। और जो इसका दक्षिणी भाग है ये वाला
ये कहलाता है इंग्लिश चैनल कहलाता है। इंग्लिश चैनल कहलाता है। दोस्तों इंग्लिश चैनल के बारे में अपन बात करें, इंग्लिश चैनल के बारे में अपन बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे इंग्लिश चैनल में ही आते हैं। एक है फंडी की खाड़ी, एक है फंडी के, सॉरी दोस्तों, ये जो फंडी की खाड़ी है इसमें आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, और 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा ये आता है इंग्लिश चैनल में। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल की बात हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं जो ये क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो कहलाता है स्वीडन। ऊपर वाला ये हो गया फिनलैंड, और ये ऊपर वाला हो गया नॉर्वे, और ये दक्षिण वाला हो गया जर्मनी। तो ये स्वीडन और जर्मनी को जो अलग करने वाला है, ये जो बड़ा क्षेत्र है ये कहलाता है बाल्टिक सागर। और जो यहाँ पे एक नहर बनी हुई है वो है कील नहर। और जो ब्रिटेन यहाँ पे पड़ता है फ्रांस, और ये है ब्रिटेन। इन दोनों के बीच में है उत्तरी सागर। यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने में उत्तरी सागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंग्लिश चैनल के बाद में। इसके बाद अपन देख सकते हैं ये क्षेत्र कहलाता है इटली, और ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत यहाँ के समथिंग एटलस पर्वत पड़ता है, और जो विक्टोरिया झील है वो यहाँ से विक्टोरिया झील पड़ती है यहाँ से। और एक है यहाँ पे टाना झील, जो श्वेत एवं ब्लू नील के मिलने के बाद में ये नील नदी बनाते हैं। और यहाँ ये क्षेत्र मिस्र कहलाता है, मिस्र का क्षेत्र है। ये मैंने आपको बता ही दिया। नीचे वाला ये लाल सागर है, लाल सागर। इसके बाद में अपन देखेंगे तो यहाँ से पड़ता है किलीमंजारो पर्वत, और यहाँ पे स्थित है महान भ्रंश घाटी। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ भारत है ही, यहाँ पे चीन हो जाएगा। उधर जो जापान है, ये जापानी क्षेत्र ये रहा, ये जापान वाले क्षेत्र हैं। जो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू ये जापानी क्षेत्र है। इसके बाद में ये क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी एशिया कहलाता है, ये द्वीपों के रूप में बसा है। इसके बाद में अपन देखें
तो दोस्तों ये तो है अंडमान निकोबार और ये कहलाता है अरब सागर और ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र। इसी में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे हैं लक्षद्वीप। ये दक्षिण में श्रीलंका, ये दक्षिण में श्रीलंका हो गया। इसके बाद में अपन देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया। तो यहाँ पे स्थित है पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पर मूंगे की चट्टानें हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो है ये हो गया न्यूजीलैंड। और ये जो क्षेत्र है ये तस्मानिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल नॉलेज के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है डेविड वार्नर और जो स्टीव स्मिथ है वह तस्मानिया के ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके पूर्व में ग्रेट बैरियर के दक्षिण में यहाँ है कोरल सागर स्थित है, जो दुनिया का पहला, यानी कि अपन सागरों की बात करें तो पहला सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर है कोरल सागर, दूसरा दक्षिणी चीन सागर। तो ये मैंने क्षेत्र बताया दोस्तों, ये हो गया कोरल सागर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन ने देखा कि जो पृथ्वी का ग्लोब है उसके अंतर्गत अपन ने देख लिया कि पानी का परसेंट कितना है, कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है, और इनके बारे में मैंने बताया आपको कि भी जो अलास्का कहाँ है, हडसन की खाड़ी कहाँ है, बेफिन की खाड़ी कहाँ है, डेविड जल संधि है, जो नॉर्मली अपन को महाद्वीपों को पढ़ने में आसानी रहेगी इनको एक बार समझने के बाद में। और आप दोस्तों नक्शा लेके पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इनको बताने का मकसद एक ही था कि आपको अगर ग्लोब पर आपको उस जगह की लोकेशन दिखेगी तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे, सिवाय रटना नहीं पड़ेगा आपको। और ज्योग्राफी में तो ऐसा ही है, आप अगर ग्लोब को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी तो वैसे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एवं चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं योगेश कुमार फिर आपके लिए कल अगला टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। उसमें अपन एशिया महाद्वीप, जो अपना पहला महाद्वीप रहेगा एशिया महाद्वीप के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एशिया में क्या है क्या नहीं है, कितने देश है कितने नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।